आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 18 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों और रिपोर्टर्स से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, अमेरिका को मिली रिपोर्ट, मिलिट्री अड्डों पर हमला करने वाला है ईरान, तेहरान से आया जवाब। आयतुल्लाह खामेनेई को मिला दुनिया भर के 100 से ज्यादा उलेमा का साथ, कहा खामेनेई पर हमला पूरी उम्मत से जंग होगा। रूस ने यूरोप से कहा, अपने डैडी से मत उलझो। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का टैक्स वार बना मजाक। ट्रंप के डर से एक ही दिन में निकल गई जर्मनी की हवा, ग्रीनलैंड से चुपचाप फौजी वापस बुलाने का दावा। ग्रीनलैंड में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, अमेरिकी काउंसलेट पर निकाला गुस्सा। और गजा से बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर इसराइल में बगावत, नफरती मिनिस्टर हुए। अमेरिका के फैसले के खिलाफ ट्रंप की इज्जत और रुतबे को लगाया पलीता। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस शो की। मिडिल ईस्ट में टेंशन कम होने के बजाय और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान ने अमेरिका के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि तेहरान यानी ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह साफ कर दिया है कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस तरह की झूठी खबरें फैलाकर पूरे इलाके का माहौल खराब करना चाहता है। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इल्जाम लगाया कि उन्हें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बनाने की तैयारी में है। ईरान ने इसे अमेरिका की पुरानी चाल बताया, जिसका मकसद इलाके में आग लगाना और अपनी मिलिट्री मौजूदगी को सही ठहराना है। इस्माइल बागई ने जोर देकर कहा कि ईरान की फौज अपनी आज़ादी और मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी मिलिट्री ताकत को और भी मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरान पर कोई हमला हुआ तो इसका जवाब बहुत ही सख्त होगा और तबाहकुन तरीके से दिया जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अपनी पोस्ट में यहां तक कह दिया कि उनके लिए तमाम रास्ते खुले हैं, यानी हमले का भी। और अगर अमेरिकी इंटरेस्ट को कोई नुकसान पहुंचा तो उसका जवाब बहुत ही जबरदस्त ताकत के साथ दिया जाएगा। दोस्तों, ये टेंशन ऐसे वक्त में बढ़ रही है जब ईरान के अंदरूनी हालात भी खराब हैं। अमेरिका और ईरान की यह आपसी खींचतान मिडिल ईस्ट को एक ऐसी बड़ी जंग की तरफ धकेल रही है जिससे पीछे हटना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमला करने की तैयारी करने का इल्जाम लगाकर भी तो हमला किया जा सकता है ना, कि ये हम पर हमला करने का प्लान बना रहे थे। 10 जगह इसराइल यही तो कह के बम गिराता है कि ये हम पर हमला करने वाले थे, हिजबुल्लाह के लोग, सीरिया में बैठे लोग, इसलिए हमने हमला किया। वो कहता है ट्रंप ओके। तो जब अमेरिका को ये लग रहा है ईरान हमला करने वाला है तो वो हमला कर देगा, ओके। यही चक्कर है, मोहलत खरीदी जा रही, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। बढ़ते हैं आगे। ये खास खबर है जिसे मैं देर से कवर कर रहा हूं। ईरान के अंदरूनी हालात और बाहरी धमकियों के बीच दुनिया भर के 100 से ज्यादा बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स और उलेमा ने एक सुर में ईरान और वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का साथ देने का ऐलान कर दिया है। एक बहुत ही सख्त और बड़े बयान में इन तमाम उलेमा और कानून के या जानकारों या स्कॉलर्स ने खामेनेई की लीडरशिप की जमकर तारीफ की और कहा कि जिस तरह उन्होंने मुल्क को संभाला है इतने प्रेशर में, वो काबिल तारीफ है। इन स्कॉलर्स ने साफ लफ्जों में वार्निंग दी है कि अगर सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी भी तरह की कोई बुरी साजिश या हमले की कोशिश की गई अमेरिका या इसराइल की तरफ से, तो इसे पूरी मुस्लिम उम्मत के खिलाफ जंग माना जाएगा। ये एक बड़ी वार्निंग है। इन उलेमा ने अपने बयान में कुरान की आयतों का हवाला देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत ही सख्त इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने वाला और ज़मीन पर फसाद फैलाने वाला करार दिया है। इस्लामिक स्कॉलर्स का कहना है कि जिस तरह ये दोनों लीडर सरेआम कई मुल्कों को डरा धमका रहे हैं और उनके अमन में खलल डाल रहे हैं और बेगुनाह लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, वो पूरी इंसानियत के खिलाफ एक बड़ा जुर्म है। दोस्तों, ये खबर बताती है कि ईरान अकेला नहीं है। दुनिया भर के बड़े उलेमा ने ये साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका या इसराइल ने कोई बड़ी हिमाकत की तो उन्हें सिर्फ ईरान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू इन उलेमा की इस वार्निंग को सीरियसली लेंगे या फिर वो अपनी जिद में पूरे इलाके को एक ऐसी आग में झोंक देंगे
जिसे बुझाना मुमकिन नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। ग्रीनलैंड को लेकर शुरू हुआ झगड़ा अब एक मजाक जैसा मोड़ लेता नजर आ रहा है। एक तरफ ट्रंप ने यूरोप के 8 मुल्कों पर भारी टैक्स ठोकने का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी तरफ रूस इस पूरे तमाशे के जमकर मजे ले रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खास एनवॉय किरिल दिमित्रेव ने यूरोप को चिढ़ाते हुए कहा कि उन्हें अपने डैडी यानी डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। जी, बाकायदा डैडी का हेडलाइन देखिए, डैडी लिखा हुआ है। दिमित्रेव ने सोशल मीडिया पर यूरोप की खूब खिंचाई की और ट्रंप के नए टैक्स या नए टैरिफ्स का एक अनोखा हिसाब बताते हुए कहा कि ट्रंप ने ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और डेनमार्क जैसे मुल्कों पर जो 10% टैक्स लगाया है, वो असल में ग्रीनलैंड में भेजे गए इन मुल्कों के हर एक फौजी पर 1% टैक्स के बराबर है। यानी रूस मजे लेते हुए कह रहा था कि इन सारे मुल्कों ने मिलकर कुल 10 फौजी भेजे तो ट्रंप ने 10% टैक्स लगा दिया। रूस ने नाटो चीफ मार्क रूटे की उस बात की भी याद दिलाई जहां उन्होंने ट्रंप को डैडी कहा था, और अब रूस इसी बात को लेकर यूरोप को आईना दिखा रहा है, चिढ़ा रहा है कि अपने बाप के सामने जबान मत लड़ाओ वरना नुकसान उठाओगे। उधर ट्रंप ने अब पूरी तरह यह साफ कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड को किसी भी कीमत पर हासिल करके ही दम लेंगे, और जब तक ये सौदा नहीं होता तब तक यूरोप को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, अगले महीने की 1 तारीख से अमेरिका के अंदर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले तमाम सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स लागू हो जाएगा। यानी जो चीज़ पहले $100 की वहाँ आ रही थी इन मुल्कों की, अब वो 110 की हो जाएगी। और अगर जून तक बात नहीं बनी तो ये टैक्स बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका के बचाव का मामला बताया है, लेकिन असल में ये उनकी वो पुरानी जिद है जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। रूस इस वक्त इसलिए भी खुश है क्योंकि ग्रीनलैंड के इस झगड़े ने अमेरिका और उसके पुराने साथियों यानी यूरोप के बीच एक ऐसी दरार पैदा कर दी है जिसे भरना अब लग रहा है थोड़ा मुश्किल होगा। यूरोप की हालत इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई है। एक तरफ उसे रूस से डर लगता है और दूसरी तरफ अब उसका सबसे बड़ा साथी अमेरिका उसकी कमर तोड़ने पर आमादा है। किरिल दिमित्रेव जैसे रूसी अफसर दूर बैठकर इस तमाशे पर तालियां बजा रहे हैं क्योंकि अमेरिका और यूरोप की इस आपसी जंग का सीधा फायदा रूस को मिलेगा। मेरा कहना तो यही है कि ये यूरोप के लिए सबसे शर्मनाक लम्हा है जहां उसे अपनी ज़मीन बचाने के लिए अपने ही डैडी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। सवाल ये है कि क्या नाटो के मेंबर मुल्क अब भी अमेरिका की गुलामी करेंगे या अपनी कोई अलग राह चुन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रूस के RT न्यूज़ ने एक ऐसी खबर शेयर की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खबर के मुताबिक जर्मनी ने गुपचुप तरीके से ग्रीनलैंड से अपने 15 फौजियों को वापस बुला लिया है। जर्मनी के बड़े न्यूज़ आउटलेट बिल्ड के हवाले से ये बताया गया है कि फौजियों को वहां से निकलने का हुक्म आज सुबह ही दे दिया गया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जर्मनी की हुकूमत ने अपने फौजियों को अचानक वापस बुलाने की कोई वजह भी नहीं बताई है, लेकिन जानकारों का ये मानना है और मेरा भी कि जर्मनी का ये कदम सीधा ट्रंप के उस टैक्स बम का असर हो सकता है जो उन्होंने ग्रीनलैंड के मसले पर यूरोप के मुल्कों पर ठोकने का ऐलान किया था या फोड़ने का ऐलान किया था। ट्रंप ने साफ कहा था कि जो भी मुल्क ग्रीनलैंड में अपनी फौज भेजेगा उसे भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। जर्मनी ने जो फौजी भेजे थे, जर्मनी डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी की जद में आ गया। जर्मनी बोला हम नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं वापस, अपने फौजी ले गया, अब टैक्स हटाओ। ऐसा लगता है कि जर्मनी ने ट्रंप के गुस्से और अपनी इकनॉमी को होने वाले नुकसान से बचने के लिए चुपचाप अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यूं समझ लीजिए कि ग्रीनलैंड भी गयो। दोस्तों, ये खबर बताती है कि ट्रंप की धमकियों ने काम करना शुरू कर दिया है। देखिए ट्रंप किस किस को नाचना चाहते हैं। नाटो के अंदर ही नाटो नाचो 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 कर दिया है उन्होंने, सबको नचा रहे हैं। दुनिया तो रही इधर उधर। सोचिए पुराने टाइम पे ऐसा कोई बादशाह होता होगा, क्या करता होगा, जहाँ ना ह्यूमन राइट्स की बात होती थी, ना कोई देखने वाला, ना कोई मीडिया। क्या करते होंगे वो लोग उस दौर में इतने फित्तीन दिमाग के साथ। ग्रीनलैंड गुस्से में है। ग्रीनलैंड की दारुल हुकूमत नुक की सड़कों पर आज हजारों लोग उतर आए और उन्होंने सीधे अमेरिकी काउंसलेट की तरफ मार्च किया। ये सब लोग डोनाल्ड ट्रंप से चिढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। ग्रीनलैंड के लोग इस वक्त गुस्से में हैं और वो एक सुर में ट्रंप के उस फैसले की मुखालफत कर रहे हैं जिसमें ट्रंप उनके मुल्क को अमेरिका में मिलाने यानी एनेक्सेशन की कोशिश कर रहे हैं। पूरे नुक शहर में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है,
हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड से अपने हाथ दूर रखो। वहाँ की आवाम ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन और अपनी पहचान का सौदा नहीं होने देंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भले ही इसे अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी बता रहे हों कि वो ग्रीनलैंड को अपने में मिला लेंगे, लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों के लिए ये उनकी आज़ादी और उनकी इज्जत की लड़ाई बन गई है। सोचिए, और उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो अमेरिका जाने के लिए मरे जाते हैं। एक मुल्क को अमेरिका अपने में मिलाना चाह रहा है, वो सारे अमेरिकन बन जाएंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंडर रहना है, हमें कोई अमेरिकन नहीं बनना। ये होती है खुद मुख्तारी और खुददारी। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ जर्मनी जैसे बड़े बड़े मुल्क ट्रंप के टैक्स से डर कर अपने कदम वापस खींच रहे हैं, वहीं ग्रीनलैंड के आम लोग बिना डरे अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने डट कर खड़े हो गए हैं। दोस्तों, यह एहतजाज बताता है कि ज़मीन सिर्फ नक्शे का टुकड़ा नहीं होती, बल्कि वहाँ रहने वालों की रूह होती है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप इन हज़ारों लोगों की आवाज़ें सुनेंगे या इन्हें कुचल देंगे, या फिर अपनी ज़िद में ग्रीनलैंड की आवाम की मर्ज़ी को यूं ही अनसुना कर देंगे। क्या अमेरिका वाकई एक आज़ाद मुल्क को ज़बरदस्ती अपना हिस्सा बनाकर उन्हें ग़ुलाम बना लेगा? हम देखेंगे। चलते हैं गज़ा और इसराइल की सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। यूं समझिए कि बगावत सी हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत में शामिल कट्टरपंथी मिनिस्टर्स ने, इंतहा पसंद मिनिस्टर्स ने अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के उस प्लान को मानने से साफ इनकार कर दिया है जो गजा के मुस्तकबिल को लेकर बनाया गया था। इस बगावत में न सिर्फ नेतन्याहू की कुर्सी हिला दी है, बल्कि ये भी साफ कर दिया है कि इसराइली हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा गजा पर पूरी तरह कब्जा यानी एनेक्सेशन करने और वहाँ अपनी बस्तियाँ यानी सेटलमेंट्स बसाने की जिद पर अड़ा है। इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच को तो आप जानते ही होंगे। उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि गजा पर कब्जा न करना नेतन्याहू की एक तारीखी हार है। जब अमेरिका ने गजा को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने का ऐलान किया, जिसमें तुर्की और कतर जैसे मुल्कों को भी शामिल किया गया, तो स्मोट्रिच बुरी तरह से उछल पड़ा, भड़क गया, सुलग गया। उसने मांग की कि गजा में सिर्फ इसराइल की मिलिट्री हुकूमत होनी चाहिए और वहाँ दोबारा इसराइली सेटलमेंट्स बसाए जाने चाहिए। स्मोट्रिच ने तुर्की और कतर को किसी भी तरह का रोल देने का अपोज किया है और नेतन्याहू को सलाह दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मोर्चा लेने के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चले जाओ, बोलो तुर्की और कतर के लोग यहाँ नहीं आएंगे, अपनी हुकूमत कायम करो गजा पर। ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू की हालत बहुत नाजुक है, पतली है। उसकी सरकार उन्हीं कट्टरपंथी पार्टियों के दम पर टिकी हैं जो किसी भी तरह के समझौते के खिलाफ है। हालांकि नेतन्याहू ने खुद भी अमेरिकी प्लान पर कुछ सवाल उठाए हैं, लेकिन उसके अपने ही मिनिस्टर्स अब उसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से टकराने के लिए उकसा रहे हैं। दोस्तों, ये खबर बताती है कि गजा में अमन का रास्ता कितना मुश्किल है। जहां एक तरफ दुनिया अमन की बात कर रही है, वहीं इसराइल के अंदर बैठे ताकतवर लोग गजा को पूरी तरह से निगलने का ख्वाब देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू अपने इंतहा पसंद मिनिस्टर्स की बात मानेगा या फिर ट्रंप की नाराजगी मोल लेगा? क्या गजा कभी आज़ाद हो पाएगा या ये नई जिद पूरे इलाके को एक और बड़ी जंग में झोंक देगी? देखना होगा। गजा से एक और खबर सुन लीजिए। गजा की तबाही के बीच अब एक और नया बड़ा खतरा मंडरा रहा है। फ़लस्तीन बैंक टावर जो आप देख रहे हैं, ऊंची सी इमारत जो खस्ता हालत में है, ये पिछले 2 साल तक जो जंग चली उसमें पूरी तरीके से टूट चुकी है। अब ये कभी भी गिर सकती है। एक्सपर्ट्स लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग किसी भी पल जमीन पर गिर सकती है, जिससे वहां रह रहे बेगुनाह लोगों की जान को भारी खतरा पैदा हो गया है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इस आधी टूटी बिल्डिंग के चारों तरफ हजारों मजलूम फ़लस्तीनियों ने अपने टेंट लगा रखे हैं। ये वो लोग हैं जो अपना घर बार खोने के बाद यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। अगर ये टावर गिरता है तो नीचे टेंटों में सो रहे फैमिलीज़ और ख़ानदानों का क्या होगा, ये सोच कर ही रूह कांप जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि फ़लस्तीनी लोग चाहकर भी इस ख़तरे को दूर नहीं कर पा रहे। इसराइल ने गजा की ऐसी घेराबंदी कर रखी है कि वहाँ कोई भी बड़ी मशीनरी या क्रेन ले जाने की इजाज़त नहीं है। बिना मशीनों के इस भारी भरकम स्ट्रक्चर को हटाना या ठीक करना मुमकिन नहीं है। लोग अपनी आंखों के सामने मौत का साया देख रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से बेबस हैं। दोस्तों, ये खबर दिखाती है कि गजा के लोगों के लिए सिर्फ आसमान से बरसते बम ही खतरा नहीं, बल्कि ये खड़ी हुई टूटी इमारतें भी
اب ان کی جان کی دشمن بن چکی ہیں۔ ایک طرف گھیرا بندی، محاصرہ اور دوسری طرف موت کا یہ ڈر۔ کیا دنیا اس بینک ٹاور کو گرنے سے پہلے کوئی قدم اٹھائے گی؟ کیا ان ٹینٹس میں رہ رہے معصوم بچوں کو بچایا جا سکے گا، یا پھر ایک اور بڑے حادثے کا صرف انتظار کیا جا رہا ہے؟ اسی سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو، اس ویڈیو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ پچھلا ویڈیو دیکھیے، ایران کی پوری ملٹری طاقت پر صرف میزائل ڈرون نہیں، ٹینک، سب مرین شپس، ڈسٹرائر، سب پر بات کی ہے، ڈیٹیل دی ہے، اسے دیکھیے جا کر، کیونکہ بہت زیادہ ایکسٹرا پڑھنے اور ریسرچ کے بعد ایسے شوز بنتے ہیں، اور جب وہ نہیں چلتے ہیں تو پھر آگے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بنائے نہ بنائے۔ حالانکہ ہمارے تو الحمدللہ اچھے شو چلتے ہیں، آپ جیسے جو ویورز ہیں۔ تو سلامت رہیے، خوش رہیے۔